प्यारे साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है मनीष। आज के सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के पूरे चैप्टर्स के बारे में समझेंगे। कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसका एक विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन फिर हम लोग समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है और उसका हम एक परिचय कैसे समझ सकते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या भिन्नता है। हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र में भी अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस सेशन पे हम लोग अच्छी खासी परिचर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए, आपका जो ये वीडियो है ये टीचिंग के लिए वीडियो है, और टीचिंग में जो आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ये जो क्लास आपके लिए परिचर्चा प्रस्तुत की जा रही है, इस परिचर्चा का उद्देश्य यह है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसको शामिल किया जाए, उसको ध्यान में रखा जाए, बल्कि ये भी ध्यान में रखा जाए पूरे तरीके से, इस संजीदगी के साथ पढ़ाया जाए कि सारे प्रश्न हो जाए। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे, देखिए इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अद्यतन यानी कि अपडेटेड जो डेटा होंगे वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको जो है क्या होगा कि स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, और जो आपका करंट है पोर्शन, उसको कवर करेंगे ताकि आपको भटकना ना पड़े पूरे तरीके से। आपको जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो बेसिक सारी चीज़ें हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है ना, सभी सेक्टर्स, बैंकिंग, वो सब कुछ। फिर उसको करंट के साथ, अगर कोई डेटा चेंज हुआ है तो डेटा को अपडेट करके भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही आपके जो क्वेश्चंस का जो स्वरूप है उसे मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है। उस ही अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा कि जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपके अपने यहाँ से फुलफिल हो जाएं। ठीक है, तो उन चीज़ों पर भी यहाँ पर फोकस करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, उद्देश्य इतना है कि आप मेरे जो प्रिय छात्र हैं उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होए और वो सारी चीज़ों को ठीक तरीके से कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर अगर हम एक पाठ्यक्रम के लिहाज से देखें कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज होती है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र नहीं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय कि क्या है, इंट्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमी का, सबसे पहले ये चीज आपके इसमें आएगी। ठीक है, और इस परिचय में सामान्य चीजें। ठीक है, फिर हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे जो चैप्टर होगा, ये चैप्टर फर्स्ट है। फिर चैप्टर आता है सेकंड। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं कवर करने वाले हैं। फिर चैप्टर थर्ड आता है। चैप्टर थर्ड में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो चैप्टर थर्ड में हम लोग सतत विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में बताते भी चलेंगे। तो जब हम यहाँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के कई सारे चैप्टर हैं, हम लोग बात करते हुए चलते हैं क्योंकि ऐसे बोझिल हो जाएंगे, इनको नोट भी करिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय का क्या मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है,
आजादी के पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था पर किन किन चीजों का इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, अर्थव्यवस्था ने किन किन चीजों को खुद प्रभावित किया करा, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। यही नहीं रहेगा बल्कि इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से आयाम बाद में विकसित भी हुए, है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाने वाली। फिर दूसरा है पंचवर्षीय योजना। आप सभी को पता है कि पंचवर्षीय योजना जो है रूस से ली गई थी, रूस के मॉडल से प्रभावित थी। और अब जैसे नीति आयोग आ गया है, पहले योजना आयोग था, दो चीजों की व्याख्या करता था, चीजों को देखता था, ठीक है। फिर सतत विकास। सतत विकास का क्या मतलब है? सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम कोई चीज का इस तरीके से उपभोग करें कि उसका उपभोग तो हम करें अपनी जरूरत के लिए, लेकिन भविष्य के लिए भी हम चीजों को बचा के रखें, है ना, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज अपनी जरूरत पूरा कर लें लेकिन भविष्य के लिए भी चीजों को बचा के रखें, ठीक है। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया। फिर चैप्टर 4 आ जाता है, इसमें आ जाता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक या क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आपको पता है कि अर्थव्यवस्था के 3 मूल क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर, उससे जुड़ी चीजें होती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग वगैरह होती है। और टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। आराम से उसको डिटेल से हम लोग कवर करेंगे, है ना। फिर अगला राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या होती है? नेशनल इनकम। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नेशनल इनकम के बाद फिर हम लोग जो राजकोषीय नीति है, ठीक है, उसको उसके बारे में समझेंगे। राजकोषीय नीति क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी। राजकोषीय नीति होती है ना जिसमें सरकार देखती है उसको कितनी, राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी जिसे बोलते हैं, जिसमें सरकार ये देखेगी उसको कितनी जगहों से फायदा हुआ, कितनी जगहों से नुकसान हुआ। फिर आपका आ जाएगा क्या कहते हैं कि बजट आ जाएगा, प्लस आर्थिक समीक्षा भी करा दूंगा। आर्थिक समीक्षा भी इसमें करा देंगे जितना जितना जरूरी है। फिर आपका बैंकिंग आ जाएगा, ठीक, बैंकिंग पूरा कंप्लीट करा देंगे। बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर गरीबी और बेरोजगारी अगला चैप्टर आएगा, नवा। गरीबी क्या होती है? गरीबी के बारे में हम लोग समझ लेंगे। पॉवर्टी क्या होती है? उसके कितने प्रकार होते हैं? कैसे इसको समाप्त किया जा सकता है? ठीक है, ये समझ लेंगे। फिर बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम, जो तमाम तरीके की योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं, इनका क्या उद्देश्य है ना। फिर व्यापार, आपको पता है कि जो है तमाम जो है व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी देखेंगे, छूटेगा कुछ नहीं। फिर आपको हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, है ना, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इस तरीके से, और ये बहुत लंबे लंबे नहीं चलने वाले, ये आराम से चलेंगे, आराम से समाप्त भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर इसमें कुछ हम लोग
उत्पादन से जुड़े डेटा देख लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको फिर अलग से कुछ पढ़ना पड़े, सब चीज़ें आपके आराम से कवर हो जाएंगी। तो यही लिख देता हूँ। फिर आपके भारत और वह विश्व के उत्पादन, ठीक है, इंडियन वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, उन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, यहाँ देखेंगे। चलो ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत आसान रहने वाला है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में या अर्थशास्त्र के बारे में, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक एक विषय के तौर पर इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अर्थशास्त्र को हम एक विषय के तौर पर कैसे समझ सकते हैं? आप लोग बताने का कष्ट कर सकते हैं या बताने का थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्र है, इसमें आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि है क्या भाई। हम जैसे मान लो हम अर्थशास्त्र जैसा विषय हम क्यों पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का शास्त्र। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थ जो व्यवस्था है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये दो शब्द क्या हैं? एक शब्द है भाई आइकोज और दूसरा है नोमोज। एक शब्द क्या है? आइकोज है, दूसरा नोमोज है, ठीक है। आइकोज का मतलब होता है घरेलू और नोमोस का मतलब जो है होता है प्रबंधन, ठीक। तो ये सारी बातें तो ठीक है। अर्थव्यवस्था, आइकोस, नोमोस, एक का मतलब है घरेलू, दूसरे का मतलब है प्रबंधन। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, हम अर्थशास्त्र जैसा विषय क्यों पढ़ते हैं या अर्थव्यवस्था के बारे में हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? मतलब वैसे तो हम एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये मेन चीज क्या है? ठीक है, मेन चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज कि हमारे पास पैसे लिमिटेड हैं, और पैसे अगर हम लिमिटेड हैं तो उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पैसे अगर हम लिमिटेड हैं तो उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए, ठीक, ये जो दोनों शब्द हैं, ये आइकोनोमिया, आइकोनोमिया से मिलकर बने हैं। और आइकोनोमिया जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक ग्रीक शब्द है, ठीक। कभी ऐसा पूछेगा तो आपको याद रहना चाहिए, वैसे शायद ही पूछे, मैंने तो आपको बताया बस, ठीक है। चलो, तो ये नोट कीजिएगा। अब हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पैसा है लिमिटेड, ठीक है। मान लो आपके फादर जो है, आपके फादर की इनकम जो है 1 लाख रुपए महीने है, 1,50,000 रुपए मान लेते हैं। जनरली जो सैलरी होती है 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है। अब ये 50,000 रुपए पर मंथ की जो सैलरी है, इसको हम कैसे देखते हैं? अब वो प्रबंधन नहीं करेंगे, अगर उसको अर्थव्यवस्था की समझ को नहीं विकसित करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर, पूरा परिवार नहीं चल पाएगा ठीक से। तो उनको ऐसे लगता है कि यार जो है इसमें क्या है कि हर चीज करनी है। मान लो घर का खर्च हो गया, अब वो कैसे मैनेज करते हैं? यही है अर्थशास्त्र। मान लो उन्होंने घर का खर्च लिख गया 10,000 रुपए मंथ, ठीक है। दो बच्चे हैं, 2,500 फीस हो गया, 5,000 रुपये हो गया, 1,000 बस का हो गया, 7,000 रुपये हो गया, 7,000 रुपये फीस हो गई, ठीक है, 17,000 हो गए। फिर उसके बाद मान लो कि जो है 3,000 रुपये का पेट्रोल हो गया, और या मिसलिनियस हो गया उस फादर का खर्चा, 5,000 रुपये फादर का खर्चा हो गया, ठीक है, मिसलिनियस वो सब चीजें मिला के। तो कितना हो गया? 10,7,17, 5, 22,000 हो गया। अभी 27,000 बचा हुआ है। तो उसके बाद मान लो मेडिकल के लिए, दवा के लिए कुछ पैसा रख लिया, मान लो कि कोई जरूरत पड़ जाए, उसमें मान लो 1,000-2,000 रुपये रख लिया कि उसका जा रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस का
मान लो रख दिया, और फिर मान लो घर की किस्त जा रही है 10,000 रुपए, तो बचा जो, और उसके बाद मान लो कितना हो गया, इंश्योरेंस का मान लो पैसा जा रहा है 2500 रुपए मंथ का, तो 12,500, 12,000 का ये 2,000, 14,000, 14,000 5, 19,000, 19 और जो है 7, 9 7 16 हो गया 26,000, और 10 ये 46,000। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है। अब मान लो इसमें कोई कमी हो गई, तो मान लो 10,000 रुपए जैसे कुछ कम कर देते, तो मान लो 10,000 रुपए बचा के वो रख रहे हैं हर महीने, कि अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हमें उसमें करना है, चूंकि इंश्योरेंस वगैरह मैंने जोड़ दिया है, सब सेविंग में ही आता है ना। तो इस तरीके से मान लो उन्होंने 10,000 रुपए अपने महीने के बचाए, तो वो हर एक चीज का प्रबंधन कर रहे हैं। जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ आएगा, वो पैसा आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है बचत में। बचत नहीं है बल्कि वो भविष्य की जरूरत है। भविष्य की जरूरत क्या है कि स्कूल बेटी को जो है कहीं एडमिशन दिलाना है कहीं ठीक से, तो सरकारी नौकरी में तो लोन तो मिल जाएगा, बट और जो चीजें हैं, मान लो शादी विवाह करना है, तो आदमी ने सोच रखा कि उस दौरान फंड मिलेगा, जो है लास्ट में उससे कर देंगे, लेकिन अभी तो परिवार ठीक ठीक चलना चाहिए। तो ये सब कुछ करते हुए हर एक चीज का प्रबंधन करना, एक तो ये तरीका हो गया। क्योंकि चूंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संसाधन, अर्थशास्त्र का मतलब होता है संसाधन सीमित है बेटा, संसाधन सीमित है। अतः उपयोग सोच समझ कर करना होगा, सोच समझ कर करने। अब कई लोगों के यहां जैसे होता है नंबर 2 का पैसा आ रहा है, तो कितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं, एक बार शॉपिंग गए 15,000 की शॉपिंग, 20,000 की शॉपिंग करके ऐसे चले आए, लेकिन एक 50,000 रुपए फिक्स कमाने वाला आदमी इस तरीके से नहीं करता है। उसको महीना निपटाने में उसकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सब पैसा नंबर 1 का है। ठीक है, सब पैसा जब नंबर 1 है, सब लिमिटेड सैलरी है, तो वो बेचारा अपनी हर एक चीज को समझ कर ही करेगा, नहीं तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको इस तरह से पढ़ा जाता है ना। चलिए ठीक है, क्लियर, यहां तक पता हो गया, यहां तक ठीक है। चलो, अब अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अगर आपसे कहा जाए अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक, तो इसका जवाब दीजिएगा एडम स्मिथ। इनकी बुक है, भी पूछ ली जाती है, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये क्या है? इनकी पुस्तक है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। चलो, क्लियर है, नोट कीजिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने क्या कहा? अर्थशास्त्र क्या है? धन का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? इनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो धन का अध्ययन है। अब देखो धन का अध्ययन कैसे, अब आपके पास एक पैसे की कमाई मान लो ना हो, तो किस बात, किसके एनालिसिस करोगे कि यार इस महीने 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 5,000 जो भी सैलरी आएगी उसका हम कैसे यूज करेंगे? मतलब नो पैसा नो टेंशन, मोर मनी मोर टेंशन वाली बात होती। यार पैसा आएगा तो उसको मैं, एक समझदार आदमी उसको देखता है कि हमें इसको कैसे खर्च करें ताकि हमारी जरूरत भी पूरी होती रहे और हम परेशान भी ना रहें, है ना। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जो है ये क्या है, धन का अध्ययन है। ठीक है, और ये भी बात की जाती है कि इसमें जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं और उपलब्ध संसाधन है, उनके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक, एक रॉबिन्सन हुए हैं, हालांकि इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। रॉबिन्सन ने कहा, लेकिन समझ लीजिए शुरुआत के लिए, इसने कहा कि जो अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, आवश्यकताएं प्लस इच्छाएं
इन पर फोकस करते हैं, प्लस उपलब्ध संसाधन। का मिला स्वरूप है, मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, अब आवश्यकताएं आपकी, जैसे जरूरी आवश्यकताएं, जैसे मैंने क्या बताया, ये क्या आवश्यकता, घर का खर्च, दाल चावल गेहूं आटा दुनिया भर का ये सब राशन, कोई आया कोई गया, गैस, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ मान लो आपका इसमें ये चला। फिर फीस वगैरह चाहिए, पेट्रोल डीजल, पापा ऑफिस ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे, वो चाहिए। गाड़ी खराब हो सकती है, मेडिकल के लिए कुछ पैसा रखना ही पड़ेगा कि बेसिक तबीयत खराब हुई डॉक्टर के यहाँ गए, उसकी चाहिए। इंश्योरेंस आपको करवाना है। घर अगर आपका है, आपने रेंट पे लिया है, उस पे रेंट पे है या आप उसकी लोन किस्त दे रहे हैं तो वो दे ही रहे हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आवश्यकताएं। ठीक, अब आपकी इच्छाएं हैं। ठीक, इच्छा मान लो किसी की है कि वो हवाई जहाज से चले, तो 50,000 का कमाने वाला आदमी हवाई जहाज चलना से ना तो खासतौर पर बहुत इमरजेंसी हो तो बात अलग है, ना तो चलने की हैसियत में है और ना तो खरीदने की, तो भूल से भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, फिर संसाधन उपलब्ध जो संसाधन है उनका मिला जुला स्वरूप कि भाई मेरे पास जो है इनकम है 50,000 की, आवश्यकताएं मेरी ये हैं, इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं में थोड़ी कटौती अभी भी आवश्यकताओं में करते रहेंगे तो हम आगे कोई एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसे एक आदमी इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी कार बिकती है, अल्टो कार बिकती, 10 लाख कार पिछले साल भी बिकी थी, क्योंकि इंडिया में लो इकोनॉमी वाले जो है लोग हैं। जैसे आप एप्पल का मोबाइल देखते हो, जो इंडिया में बिकता है मान लो 60-70 हजार रुपए का फोन, वही फोन अमेरिका में वही फोन 1.25 लाख का मिलता है, जो यहाँ पर 60-70 हजार का बिकता है, क्योंकि वो इंडिया के मार्केट को कैटर कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ बेचते हैं। इंडिया में एप्पल का मोबाइल आप बता दो, जो अगर 100 लोग लिए हों तो उसमें मेरे हिसाब से 90% लोग या 90 लोग कम से कम उसको लोन पर जरूर लिए होंगे। यानी कि लोन पर लेने का मतलब क्या है, उनके पास सेविंग नहीं है या उनकी तुरंत कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जो ले रहे हैं। तो ऐसा आदमी गैर जिम्मेदारी में या शौकिया तौर पर या इंडिपेंडेंटली भले कर ले, जनरली बहुत समझदार आदमी जो फादर बन चुका है, जिसके बच्चे वगैरह हैं, वो ऐसा थोड़ा कर पाने की स्थिति में होता नहीं है ना, या होता भी है तो करना नहीं चाहता, क्योंकि उससे ज्यादा दूसरे खर्चे उसको समझ में आते हैं, है ना, कि मेरे बच्चे ने फीस के बारे में बोल दिया, चीजें कर दी, तो मैं कैसे उसको मैनेज करूंगा। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो जो है अर्थशास्त्र में जो है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, अर्थशास्त्र का जो महत्व है या उसके बारे में जो हम बात करें तो किस बात के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो है किन चीजों पर फोकस किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं इसमें कैसी होती है अर्थशास्त्र में। आर्थिक क्रियाएं मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जिन पर हम फोकस करते हैं। अभी हम लोग विशेषताएं वगैरह सब समझेंगे। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है उत्पादन। जो पहली चीज है वो है उत्पादन। दूसरी चीज है उपभोग। तीसरी चीज है विनिमय। चौथी चीज है वितरण। अभी एक एक को आसानी से समझा रहे हैं। और फिर लोक राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू, लोक राजस्व। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात है अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, उत्पादन पर जोर देते कि नहीं देते हैं, कि अगर उत्पादन किसी साल कम होता है, जैसे मान लो किसी चीज का उत्पादन कम हो गया और उपभोग बढ़ा होगा तो चीज ऑटोमेटिक महंगी हो जाती कि नहीं हो जाती। जैसे आजकल टमाटर देखो, जैसे टमाटर है 50 से 60 रुपए किलो मिलने लग गया है, क्योंकि बारिश का टाइम आ गया है। और यही टाइम अगर गर्मी में रहता है तो कितने रुपए, मैक्सिमम 20 रुपए किलो मिलता है। क्यों ऐसा होता है, या 10-10 रुपए किलो भी बाजार में मिलता है, क्यों होता है, उत्पादन ज्यादा होता है
उपभोग में खास बढ़ोतरी होती नहीं तो माल सस्ता हो जाता है। तो उत्पादन अगर किसी चीज का ज्यादा हो तो वो सस्ती हो जाती है, उत्पादन अगर कम हो तो वो चीज महंगी हो जाती है। दूसरा है उपभोग। ठीक, उपभोग के साथ क्या, उपभोग मतलब जो हम खाते पीते, यूज करना। उपभोग का मतलब होता है प्रयोग करना, यूज करना जिसे आप बोलते हो, यूज करना। ठीक, तो यूज करने की कैपेसिटी हमारे पास कब होगी, जब हमारी जेब में पैसा होगा। अगर हमारी आपकी जेब में पैसा नहीं है तो क्या हम उपभोग करने की दशा में होंगे? फिर तो अगर कोई चीज थोड़ी सस्ती भी मिल रही होगी तो हम उसे ले पाने की स्थिति में होंगे नहीं, है ना। तो ये एक दूसरी तरीके की जो समस्या है जो हमें देखने को मिलती है। फिर है विनिमय। ठीक, एक्सचेंज, विनिमय। तो ये विनिमय के बारे में क्या है, जैसे मान लो एक टाइम था जब रुपया नहीं था, जब मुद्रा थी ही नहीं, तो क्या लोग करते थे, तो वस्तु विनिमय करते थे, उसे बोलते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इसलिए बोलते थे कि चूंकि एक व्यक्ति को, जैसे मान लो मेरे पास गेहूं है, मुझे सरसों की जरूरत है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसको गेहूं की जरूरत है। ठीक है, तो सरसों वाला गेहूं को ले लेगा, गेहूं वाला सरसों को ले लेगा, तो आपस में एक्सचेंज हो जाता था। आज का जो विनिमय है वो दो देशों के बीच में होता है। जैसे बहुत सारे देशों को अनाज चाहिए होता है, तो हमें उन देशों से क्या चाहिए होता, खाद जो है, तेल चाहिए होता है। तेल कौन सा, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, है ना। तो विनिमय आजकल जो है औपचारिक विनिमय है ना, उसको हम डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। फिर वितरण। वितरण का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है। जैसे हमारे देश में अगर कोई चीज ठीक ठाक है तो उसका उत्पादन अगर अच्छा खासा हुआ है, मान लो अनाज की बात करते हैं, भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, तो अनाज का उत्पादन हुआ तो इसे हम दुनिया के देशों में क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट हम करने की स्थिति में अगर मान लो इसको निर्यात ना करें तो क्या होगा, दुनिया के अन्य देशों को इंपैक्ट होगा। लेकिन कोई चीज उत्पादन ही घट जाए तो हम कैसे निर्यात करेंगे, तो दुनिया के देशों महंगी हो जाती है। ऐसे ही कई सारी चीजें आप कोरोना में देख लीजिए, रेमडेसिविर दवा या इसके इंजेक्शन लोगों ने 50-50 हजार का खरीदा। जो 1200-1400 रुपए का एक ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, वो सिलेंडर लोगों ने 1-1 लाख रुपए का खरीदा, एक एक, है ना। तो ये सारी जो है चीजें वहां देखने को मिलती हैं। लोक राजस्व। लोक राजस्व में कैसे टैक्स लेना है, कैसे जो है आय व्यय को देखना है, कैसे सरकार को अपना खर्च चलाना है, कितना टैक्स रखना है, कितना नहीं रखना है, कितना जो है बजट होना चाहिए, ये सब के बारे में वहां पर बात की जाती है। ठीक है, चलो तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था तो भाई विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरे तरीके से अभी उतनी समृद्ध नहीं हुई, जहां पर प्रति व्यक्ति आय का स्तर उतना नहीं है। मतलब अगर हम बात करें विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत एक क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक, विकासशील अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि उत्पादन सीमित है भी हमारे यहां, प्रति व्यक्ति आय यानी हर व्यक्ति, जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, ऐसे करके जो हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, उनमें प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्ति की जो आय है वो कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। आय क्या है, नीचे की तरफ कम है। ठीक है, और उत्पादन सीमित है, कृषि निर्यात कम है, परंपरागत व्यवसाय ज्यादा हैं, स्वास्थ्य की खराब दशाएं हैं, तकनीकी का कम प्रयोग है, तकनीक का कम प्रयोग है, शिक्षा का जो स्तर है वो डाउन है ना, शोध वगैरह पर कम पैसा खर्च होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं किसी देश, और वो जो अर्थव्यवस्था है वो निर्यात पर कम जोर देती है, अभी आयात पर अधिक जोर देती है। हमारे यहाँ क्या है, आयात
पर अधिक जोर। हर चीज का हम लोग क्या करते हैं, आयात करने की जुगाड़ में रहते हैं, हर एक चीज का, क्योंकि हमारे यहाँ शोध पर बहुत कम पैसा खर्च होता है। तो कोई चीज जो दुनिया में नहीं बनती है उसको हम अपने देश में आयात करने की जो है हमारी जो है एक जुगाड़ में आ जाते हैं। ठीक है, कि हम उसे आयात कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आयात कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, बेसिकली हम इस मोड में आ जाते हैं। तो ये होती विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे भारत है वो कैसा है, विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसी अर्थव्यवस्था हमारी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक, और जीडीपी में हम लोग 5वें नंबर पर हैं। जीडीपी में हम लोग दुनिया में अभी 5वें नंबर पर हैं। ठीक है, समझ में आया। मतलब इसका मतलब है तकनीकी का कम प्रयोग, मतलब हर चीज अभी मैनुअल ज्यादा होती है। अमेरिका वगैरह में देखो, चाइना वगैरह में देखो, हर चीज ऑटोमेशन पर चली गई है, तकनीकी बेस्ड हर चीज हो रही है, मनुष्य का प्रयोग कम है ना। शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ देखो, असर की रिपोर्ट बताती है, वैसे भी देख लो, ग्रेजुएट किए हुए लोग घूम रहे हैं, लोगों के पास कम नौकरी है, शिक्षा का स्तर डाउन है। वही परंपरागत शिक्षा बाबर हुमायूं, जबकि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग पर आ गई। हमारे यहाँ लोग अभी कंप्यूटर के बारे में उतनी समझ नहीं रखते। सीमित उत्पादन होता है, उत्पादन इतना नहीं होता कि हम दोनों देशों में निर्यात कर सके। अगर हम निर्यात करेंगे तो हमें फायदा होगा, हमें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी उससे। लेकिन जो है उत्पादन क्या है, सीमित है, इतना है कि हम ज्यादातर खुद ही उपभोग उसका कर डालते हैं। ठीक है, फिर प्रति व्यक्ति आय क्या है, डाउन है, कम है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि जो हर व्यक्ति की जो भी कमाई है, चाहे महीने की हो और चाहे साल की हो, वो जो है अभी उसमें जो है विपरीत संबंध है, खराब संबंध है। क्यों ऐसा है, क्योंकि लोगों की जो आय है उसके कम होने या न बढ़ने के पीछे कारण है कि या तो टेक्निकली वो दक्ष नहीं, या सरकार अभी उस दिशा में बहुत ज्यादा कदम उठा नहीं पा रही किसी भी कारण से। तो क्या हो रहा है कि उनकी आय बढ़ने के जुगाड़ कम है, आय बढ़ने के अवसर सीमित है ना। तो ये है, कृषि निर्यात कम हो रहा है। हमारे देश से कृषि, एक टाइम था जब हम कृषि को सिर्फ और सिर्फ आयात करते थे, आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे कि भाई इतना उत्पादन हो जाए कि हमारा पेट भर जाए हमारे देश का। और एक समय था वो भी नहीं हो पाता था, हरित क्रांति वगैरह पढ़ाएंगे। तो बाद में फिर क्या हुआ, उत्पादन हो रहा है, निर्यात हो रहा है, लेकिन निर्यात तुलनात्मक रूप से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी 60% लोग खेती करते हैं। तो किसान की हालत क्या है आप सभी को पता ही है ना। आयात पर अधिक जोर है। किसी चीज का जो हमारी रिक्वायरमेंट्स में ऐसे आती हैं, चाहे तकनीकी हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे चिप हो, चाहे बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी ब्रांड की हो, उन सबको ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ इम्पोर्ट किया जाता है। इम्पोर्ट करने की परंपरा से हम जूझ रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। फिर क्या है, परंपरागत व्यवसाय। परंपरागत व्यवसाय का क्या मतलब है, अभी भी हमारे यहाँ पर मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ये सब चीजें जो हैं अभी कम है हमारे यहाँ पे। अभी भी परंपरागत आपको गन्ना मिलें मिल जाएंगी, ठीक है, परंपरागत लोहे की मिलें मिल जाएंगी, ठीक है, और कृषि से जुड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से काम करने वाली मिल जाएंगी। तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है, लागत भी ज्यादा लगती है, और उत्पादन क्या होता है, कम होता है। जबकि दुनिया के अन्य देशों में जहां टेक्निकली उनको कम समय में कम लागत पर बना लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो सस्ता बेचेंगे। स्वास्थ्य की खराब दशाएं, ठीक है, स्वास्थ्य की खराब दशाओं का मतलब क्या है कि 53% महिलाएं हिंदुस्तान की तो खून की कमी से जूझ रही हैं। बाल शिशु मृत्यु दर अधिक है। मातृत्व मृत्यु दर, यानी कि मां जब बच्चे पैदा करने के समय उसकी अधिकतर मृत्यु हो जाती है। शिशु मृत्यु दर अधिक है ना। जन्म जब पैदा होते हैं बच्चे, उसी समय काफी बच्चे मर जाते हैं। पुरुषों में भी काफी तमाम तरीके की बीमारियां हैं, स्वास्थ्य की जटिलताएं हैं, है ना। तो ये सब अब सोचो, 83 करोड़ लोग अभी हमारे यहाँ पर राशन खरीद लेते हैं। तो इसे समझ सकते हो कि हमारे देश में जो आय का असमानता है वो काफी ज्यादा है। कुछ लोग हैं जो काफी अमीर हैं, बाकी आय जो है कैसे वो अपनी काम चलाते हैं वही जानते हैं। तो ये सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता विकासशील अर्थव्यवस्था। हालांकि हम धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं। ये सारी चीजें विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर ले जाती हैं हमको, और भी बहुत सारे पॉइंट। अब चलो लिखेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं।
भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, इनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि क्या जो है विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के सिंपल जो है कई सारी चीजें हैं, ठीक है। पहला है कृषि एवं प्राथमिक उद्योगों का पिछड़ापन, ठीक है। बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अब सोचो हमारे यहाँ पर अभी जैसे इनको सबको एक समझाते हुए चलेंगे, जैसे चीनी है, ठीक, चीनी मिले देख लो, है ना, चाय, कपड़ा और भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब क्या हैं, वो परंपरागत ढंग से करते हैं, जिसमें ज्यादा समय लग जाता है, कम उत्पादन होता है। जब कम उत्पादन होगा तो तुम दुनिया के देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाओगे। उदाहरण के लिए ब्राजील की जब चीनी हिंदुस्तान में आती है तो वो जो है चीनी काफी सस्ती होती है, उसके बावजूद हमारी सरकार को वो देना पड़ता है, मतलब कह सकते हो कि कैप लगाना पड़ता है उस पर, मतलब उस पर ड्यूटी भी लगा देते हैं हम, 100% हर चीज कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो हमारी बाजार में हमारी चीनी के उत्पादन लागत से सस्ती पड़ जाती है ना। तो ये वाली चीज हो गई। दूसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, तो मैंने आपको समझाया ही, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो दक्षता है उसका अभाव है। इस विषय पर तो मेरी पीएचडी है, ठीक है। दक्षता का अभाव है, दक्षता का अभाव का मतलब है हमारे यहाँ जो है व्यवसायिक शिक्षा कम दी जाती है, दक्षता का अभाव है, हमारे यहाँ व्यवसायिक शिक्षा कम दी जाती है। ऐसी कोई जॉब नहीं है, उसके अवसर नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे बच्चा 18-20 साल में कमाने लग जाए। वो 30 साल तक पढ़ता रहता है, दुनिया भर के पेपर लीक, दुनिया भर की तमाम तरीके की वैकेंसी ना आना, तमाम तरीके के रिजर्वेशन, तमाम तरीके के चक्करों में उसकी जिंदगी बर्बाद होती है ना। लेकिन अगर वो कम समय में उसको आय अर्जित होने लगे तो कितना बढ़िया है। दुनिया के अन्य देशों में स्टार्टअप्स वगैरह का कितना जलवा है, हमारे देश में भी अब होने लग गया है। लेकिन अभी हमारे देश में 67% युवा है, और अगर उस युवा को सही ढंग से रोजगार, सही ढंग से सही समय पर चीजें ना मिले तो क्या फायदा लेट लपेट होने का, ठीक है। फिर पूंजी निर्माण की निम्न दर है, कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, पूंजी निर्माण क्या होता है सर? पूंजी निर्माण का मतलब होता है किसी वस्तु का जो उत्पादन है, ठीक, जैसे मान लो ये जो है क्लासरूम बना है, दो तरीके से इसको, अर्थशास्त्र में जब पूंजी शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब पैसा नहीं होता है, उसका मतलब ज्यादातर होता है कि आपने कोई गाड़ी खरीद ली, बड़ा बंगला खरीद लिया, बड़ी फैक्ट्री खरीद ली, रोड बनवा दी, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ये बोर्ड खरीद लिया, महंगी मान लो घड़ी ले ली, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कैपिटल होती, पूंजी होती है। तो इन सब का भी पूंजी का कैपिटल फॉर्मेशन का भी हमारे यहाँ लो लेवल है। क्यों लो लेवल है? जब आदमी की इनकम ही बिलो है, डाउन है, तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। क्यों कम होगा? जब लोग ज्यादा लग्जरी चीजें नहीं खरीदेंगे, सरकार के पास टैक्स भी नहीं जाएगा। सरकार तो धंधा चल रहा है टैक्स के बेसिस पर, वो तो सारा काम टैक्स के बेसिस पर कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये चुनौती है, ठीक है। औद्योगिक पिछड़ापन है, जो हम लोगों ने भी बात करा कि जो औद्योगिक पिछड़ापन क्यों है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन इसलिए है, लोगों के जो रोजगार के जो अवसर हैं, ठीक है, वो भी उसके साथ कनेक्ट हैं, और इसमें इंडस्ट्रीज भी परंपरागत है। इसका कारण है परंपरागत
उद्योग, नवीनता का अभाव, कोई नवीनता का जो है भाव उसमें नहीं, नवीनता नहीं है। अगर नवीनता हो तो चीजें ज्यादा बढ़िया हो, तो ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बेरोजगारी का अधिक स्तर है, व्यापक बेरोजगारी है। आप देख लो व्यापक बेरोजगारी का आलम कि यूपी बिहारी व्यापक बेरोजगारी, इसका आलम आप देखो, यूपी बिहारी हमेशा उसको माइग्रेट होने के लिए कहां जाना पड़ता, माइग्रेट होकर कहां जाता है, सबसे ज्यादा गाली यूपी बिहारी खाता है। अरे ये तो यूपी के हैं तो बिहार के है ना, क्यों? क्योंकि उसके क्षेत्र में उसके राज्य में ज्यादातर जो है आय के साधन या आय के अवसर उपलब्ध नहीं है। कृषि में सीमांत है, 1-2 बीघा खेती, उसमें कुछ होना नहीं। जनसंख्या ज्यादा है, उसको हमेशा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जहां भी पंजाब आजीविका की जुगाड़ है वहां बेचारा वो भाग के जाता है। तो बेरोजगारी की अधिक दशा और युवा बहुत है, सरकार उस दिशा में काम कर नहीं पा रही उतना। ठीक है, फिर आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमता मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जहां कुछ लोग हैं वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं। जैसे अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि भारत के 1% लोगों के पास लगभग 24% संपत्ति है हिंदुस्तान की। 24%, 1% लोग पास, और 5% के बाद करीब 5% अगर भारतीयों की बात की जाए तो उनके पास करीब 70% प्रॉपर्टी है, और बाकी लोगों के पास कम प्रॉपर्टी है। तो ये वाली एक प्रॉब्लम है, आर्थिक विषमता। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और उसकी हालत टाइट है ना। फिर क्या है, साक्षरता का कम स्तर, जो भी पीछे मैंने बताई, ये साक्षरता का न्यून स्तर, न्यूनतम स्तर। अब सोचो जो जो विकसित देश हैं उनका तीसरे चौथे का बच्चा कोडिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोड लिख रहा है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर ही नहीं चलाना जानते। कंप्यूटर चलाना छोड़ो, असर की रिपोर्ट कहती है कि कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 3 की मैथ नहीं सॉल्व कर पा रहा है। तो ये वाली जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, सामाजिक जड़ता बहुत ज्यादा है, ये भी एक फैक्टर है। सामाजिक जड़ता, सामाजिक जड़ता का मतलब है कि लड़कियों को, लड़कियां जैसे हैं, लड़की भाई भाई महिलाएं 50% है ना, तो लड़की की कम उम्र में विवाह का, कम उम्र में विवाह, ये एक चुनौती। ठीक है, घर से बाहर काम ना करने देना, ये दूसरी चुनौती। तो इस तरीके की दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है ना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको जो इस तरीके से जोड़कर रखते हैं। आयात पर निर्भरता मैंने आपको पहले बता दी, आयात पर निर्भरता। अब हम लोग ये मान के चलिए कि हमारी जो है, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े दाल के उत्पादक और उपभोक्ता हैं, तभी जो दाल है उसका हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। खाद्यान्न तेल, जो सरसों का तेल जिसको आप बोलते हो, खाद्यान्न तेल, उसका हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। मतलब कृषि के में आज भी हमारे देश में 60% जनसंख्या डायरेक्ट लगी हुई है, उसके बावजूद भी हमें क्या करना पड़ रहा है, आयात ही करना पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये क्या है, कहां की तरफ हमें ले जाती हैं, एक तकलीफ भरी जो है जिंदगी की तरफ ले जाती है। चलो, तो ये ना मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है पूरे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र क्या होता है। मान लो वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र, चलो भाई सूक्ष्म और बृहद को समझ लेते हैं। तो देखिए जो
इसको व्यष्टि और समष्टि भी बोलते हैं। देखो, सूक्ष्म को बोलते हैं माइक्रो, एक तरफ लिखेंगे सूक्ष्म, इसको बोलते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र। दूसरा है, दूसरा है माक्रो, एम ए है, उसमें एम आई था, सी आर ओ, बृहद अर्थशास्त्र। इसको समष्टि और उसको व्यष्टि, इसको व्यष्टि समष्टि इस तरह से भी बोलते हैं। तो देखिए, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। मान लो जैसे प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, ठीक है, तो क्यों निम्न स्तर है, यूपी में एक अलग है, बिहार में अलग है, झारखंड में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, तो क्यों ऐसे, इसमें बड़े स्तर पर देखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यापक स्तर पर, व्यापक स्तर पर अध्ययन। इसका क्या मतलब है मेरे दोस्त, इसका मतलब है कि जैसे जैसे मान लो देश के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि राष्ट्र की जो है अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बढ़ रही, देश की इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है, ठीक, इस तरीके की चीजों के बारे, बड़ी चीजों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। ठीक, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें किसी स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष का अध्ययन है। इसमें क्या होगा, इसमें अंतरराष्ट्रीय चीजों के बारे में देखा जाए, मतलब बड़ी चीजों के बारे में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या है, व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन होता है। बस, ठीक है। तो जैसे व्यक्ति विशेष की समस्या, मतलब एक देश में से आलू प्याज टमाटर का भाव यार बढ़ गया है तो क्या किया जाए, सरकार उसको मैनेज करने की परेशानी में जूझती रहती है। इसमें क्या होगा, उसको देखेंगे कि यार कि अगर दुनिया में सूखा पड़ रहा है, जैसे अभी काफी बारिश नहीं हो रही है, बारिश का स्तर बहुत खराब इस बार है, तो मान लो धान कम लगेगा, तो धान का उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, जो है फिर चीज महंगी हो जाएगी, तो जब महंगी हो जाएगी तो फिर गरीब या आम आदमी उसके परेशान होगा, तो जब वो परेशान होगा तो फिर सरकार क्या करेगी, परेशान होकर कुछ ना कुछ उसको नियंत्रण के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको हम ठीक तरीके से उसको मैनेज करें ताकि सब चीजें सही ढंग से चलें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो, अब हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। आज की क्लास में लोग बेसिक बेसिक सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। चलिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार।
क्या है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था इसमें आती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई, देखो पूंजीवादी का मतलब हमें एक बार समझना है कि यार ये पूंजीवाद जैसा शब्द क्या है, मतलब पूंजीवादी का मतलब होता है कि जहां पर पूरे तरीके से लाभ पर फोकस किया जाता है, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिसमें पूरे तरीके से लाभ पर फोकस किया जाता है, लाभ पर, वहां किसी भी तरीके से और कोई चीज फोकस नहीं की जाती। ठीक है, जहां पर लाभ सब कुछ होता है, जहां पर हर एक चीज का मायने होता है लाभ। ठीक, कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है, हमें कोई कल्याण वल्याण नहीं करना। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पर फोकस करती, 3-4 चीजें नोट करिएगा। एक तो निजी उद्यम पर, निजीकरण पर बहुत फोकस करती है। जैसे आजकल जोर देते हैं ना कि सर चीज का मोदी जी निजीकरण कर दे रहे हैं, सब चीज को बेचे दे रहे हैं, जैसे आम भाषा में लोग बोलते हैं, तो ये निजीकरण पर फोकस करती है। इसमें यह अर्थव्यवस्था क्या कहती है, कहती है सरकार जो है हस्तक्षेप ना करे। इसलिए आपने देखा होगा हर एक चीज में, एफडीआई में हर चीज, जैसे सरकार ने 100 साल के लिए पोर्ट दे दिए, हवाई अड्डा दे दिया, बंदरगाह दे दिए, रेलवे स्टेशन दे दिए, तो वहां कहती कि हमें आप दे दो, हम इतने साल इसको चलाएंगे, फिर इसमें हमारे काम में हस्तक्षेप ना करो कि हम कितना किराया रखेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये क्या होती है, कहती लेसेस फेयर, यानी गैर हस्तक्षेपकारी, गैर हस्तक्षेप पर जोर। तीसरी चीज ये क्या करती है, ठीक है, ये लाभ उन्मुखी होती है, लाभ पर जोर। भाई अब देखो, जैसे आपको यहां उदाहरण देते हैं, पहले जियो आया, जियो ने क्या करा, ठीक है, जियो ने पहले क्या करा, जियो ने 6 महीने के लिए फ्री कर दिया, तो उस दौरान सेलुलर से यूनिनार, टेलीनार, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, हच, है ना, और क्या कहते हैं, और ये आया ही था जियो। अब जियो ने सबकी हालत खराब कर दी, सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में हम बात करें तो जो है थोड़ा बहुत एयरटेल है, 20-25%, 10 उससे कमी होगा, 20% से कमी होगा। पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, अब अपने हिसाब से सारे रेट उन्होंने बढ़ा के रखे हुए हैं। तो किस पर फोकस है, पूरे तरीके से लाभ पर फोकस है। ठीक है, तो इस संसाधनों को निजीकरण पर ये लोग फोकस करते हैं। इस तरीके की अर्थव्यवस्था कहां पाई जाती है, जैसे अमेरिका में, अब भारत भी ऐसे होता जा रहा है। अमेरिका में उदाहरण के लिए लिखिएगा, ठीक है, जापान, फ्रांस, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों की अगर आप बात करोगे तो जैसे इसमें आ जाएगा रूस, ठीक, इस तरीके की अर्थव्यवस्था वाले में क्यूबा, ये देश क्या करते हैं, इनको लाभ नहीं कमाना है, ठीक है, इनका जो है जन कल्याण पर फोकस करना, कि अगर हम कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं, कोई चीज देश में अगर सरकार बना रही है तो कोशिश करती है कि बहुत महंगी ना हो, है ना, जन कल्याण पर उद्देश्य होता है, जन कल्याण पर जोर, जन कल्याण का उद्देश्य जन कल्याण पर जोर होता है। ठीक है, लाभ से ज्यादा किस पर ध्यान देते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र का दबदबा हो जाता है, कोई कंपनी आएगी वो अपना दबदबा बना लेगी। यहां पर सारा काम कौन करेगी, सरकारी क्षेत्र का कंट्रोल रहेगा। सरकारी क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनी, यहां पर क्या होता है, सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण बना रहता है। इनका ये नहीं कि मां बहुत पैसा कमा ले, जनता भी, काम भी चलता रहे और जनता खुश रहे, इस पर फोकस करते हैं।
ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। इस अर्थव्यवस्था के इस प्रकार में इस बात पर फोकस किया जाता है। चलो, क्लियर। ठीक है, नोट कीजिएगा। तीसरा प्रकार क्या आ जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें सरकारी व निजी क्षेत्र का प्रभाव रहता है। क्या रहता है? सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का प्रभाव रहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी कि निजी क्षेत्र भी काम करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित ही है। नोट करके यहां लिखना है, जैसे भारत, भारत का जो है स्वरूप है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। ठीक है, यानी कि राज्य निजी क्षेत्र को भी हम महत्व देंगे और सरकार भी काम करती रहेगी। ठीक है, इसमें ये अब लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ये देखा जाए तो वास्तविक में पूंजीवादी जैसी हो गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी चीज का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य कंपनी, सरकार दोनों मिलकर तय करते हैं। मतलब इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। इसमें क्या है? इसमें समाजवादी प्लस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों के लक्षण हैं। ठीक है, कोई एक प्रकार की अर्थव्यवस्था यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, दोनों तरीके की चीजें यहां पर स्वरूप में इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है कंसेप्ट है वो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का, इस प्रकार के स्वरूप का यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था के लक्षण इसमें मिल जाएंगे। क्लियर। चलो, अब एक चीज और समझते हैं कि भाई ये खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक, तो ये तीन अर्थव्यवस्थाएं क्लियर हो गई। एक बार समझा देता हूं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें जैसे अमेरिका वगैरह, उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऐसे देशों में जहां पर निजी संपत्ति का बहुत बहुत जोर है, जहां सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, जहां पर लाभ पर बहुत ज्यादा जोर है। दूसरा हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे रूस और क्यूबा। क्यूबा जानते हो? क्यूबा क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, है ना। तो यहां जन कल्याण पर जोर दिया जाता है, यानी सरकार जो भी उत्पादन करेगी, जो भी कोई प्रोडक्ट लाएगी, उसका ये लाभ नहीं होगा कि सरकार इससे बहुत पैसा कमा ले, बल्कि उद्देश्य होगा कि ज्यादा से ज्यादा कल्याण सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, तो ये चीज यहां पर फोकस में आती है। सरकारी जो क्षेत्र का जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। ठीक, तो ये चीज फोकस में आती है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का प्रभाव। कोई वस्तु का मूल्य अकेले कंपनी ना तय करेगी, ना सरकार, साथ मिलकर तय कर लेंगे। ठीक है, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण मैंने सरलता के लिए आपके लिए बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। बंद अर्थव्यवस्था व खुली अर्थव्यवस्था।
में अंतर। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर की बात होगी। क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी क्या होती, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जैसे हम लोग पहले बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो दुनिया, पूरी दुनिया क्या है, वैश्वीकृत हो गई है, पूरी दुनिया जुड़ गई है एक दूसरे से। तो कोई देश अकेले बंद अर्थव्यवस्था तो नहीं, अगर उत्तर कोरिया को हम छोड़ दें, हालांकि उत्तर कोरिया में भी आजकल रूस के राष्ट्रपति गए हैं व्लादिमीर पुतिन, तो पूरे तरीके से तो उसको भी नहीं बोलेंगे, बट आप ऐसे जनरली देखो तो आप पाओगे कि दुनिया में कोई ऐसा देश अब नहीं बचा है जो सिर्फ इस बात का दावा करे कि मैं अकेले उत्पादन कर लूंगा और अकेले मेरा काम चल जाएगा, दुनिया में हमें किसी से मतलब नहीं है। क्या आपको लगता है कि उस किसी देश का काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। बंद अर्थव्यवस्था इसे बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इस दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं रखना, हमें खुद उपजाना है और खुद खाना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी देश से ना तो हम कोई चीज खरीदेंगे और ना किसी देश को हम कोई चीज बेचेंगे, ना किसी देश में हमारा कोई बच्चा पढ़ने जाएगा, ना हमारे देश में हम किसी को आने देंगे, मतलब पूरे तरीके से एक ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर बंद है पूरा हमारा देश, ठीक। ऐसे तो उत्तर कोरिया इसका उदाहरण है, ठीक है। किसी राष्ट्र से आयात निर्यात के संबंध ना रखना, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहली चीज, जितना उत्पादन, दूसरा ऐसे लिखे, उत्पादन व उपभोग में समानता। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं गांव में बताता हूं, जैसे मान लो गांव में हुआ कि हमने तरोई बोई है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, तरोई लगाई, तो तरोई जितना पैदा हुई है उतना ही हम लोग खा लेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि हम और ज्यादा तरोई का उत्पादन करें, हम ज्यादा तरोई के उत्पादन पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, जितना तरोई उत्पादित हुई है बस उतने से हम अपना काम चला लेंगे, है ना। ये वाली चीज है कि अगर, और हम उसको ना तो सब्जी बाजार से लेकर आएंगे ना कुछ करेंगे, जो छत पे या जो खेत में हमारे उत्पादित हो गई वो उतना कर लेंगे, तो मतलब इसमें बाहर चीजों पर नहीं होता है, ठीक। और क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ नहीं, लाभ प्राप्त नहीं होगा, एकदम स्वाभाविक सी बात है। जब हम दुनिया में किसी देश में बेचेंगे नहीं, ना हम ना आयात करेंगे ना निर्यात करेंगे, तो दुनिया में क्या चल रहा है उसे में मतलब क्या है, उसे में फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आयात और निर्यात के बीच में विसमानता है, तो यहां पर ये चीज जो है कोई मतलब ही नहीं रह जाता, जब कोई मतलब नहीं रह जाता तो भाई उसका हमारे लिए लाभ और हानि का कोई मतलब नहीं है। तो बंद अर्थव्यवस्था ये होती। आज के टाइम में दुनिया में फ्रैंकली स्पीकिंग कोई देश ऐसा नहीं है, उत्तर कोरिया एक्सेप्शनली आप उसको कह सकते हो। जब हमने अपनी देश को आजाद किया था तो उस दौरान ये कुछ इस तरीके की कंडीशन हमने शुरुआत में रखी थी, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापारी करने तो आए थे, लूट कर लेकर गए हमको, तो हमने शुरुआत में तो भैया इस तरीके की सोच रखी थी कि हम भी इस तरीके से बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं होंगे, लेकिन बाद में चीजें हमारी खुल गई 1990 के बाद। चलो, तो बंद अर्थव्यवस्था हो गई, तो हम देख लेते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है।
खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था को एक तो वास्तविक अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, आज की दुनिया जिस तरीके से जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक अर्थव्यवस्था। वास्तविक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आजकल खुली अर्थव्यवस्था क्या मतलब, जैसे आज के टाइम में क्या ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है वैश्वीकरण है, तो पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई ब्रांड आप खरीद रहे हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो जैसे लुई वितान का आप शूज खरीद सकते हो जो दुनिया में सबसे महंगा है। आप जो है जॉक एंड जोन्स खरीद सकते हो, आप पिज्जा खा सकते हो, आप जो अमेरिकन टूरिस्टर का बैग खरीद सकते हो, आप जो है कोई भी ब्रांड ले सकते हो। ठीक है, कपड़ा, खाना पीना, आना जाना, शिक्षा ग्रहण करना, पूरी दुनिया में आयात निर्यात हर एक चीज के लिए हम कनेक्टेड हैं। नहीं कहेंगे अब्रॉड गए हैं, विदेश घूमने गए हैं, विदेश दवाई कराने गए हैं, विदेश शिक्षा प्राप्त करने गए, विदेश नौकरी करने गए। दुनिया भर के ब्रांड हमारे देश में बिक रहे हैं, दुनिया भर की मेडिकल फैसिलिटी हमारे देश में है। तो ये सारी चीजें होती है ना। तो इसमें क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था से संबंध होता है। ठीक, कोई अपने आप में बंद नहीं है, यह खुली प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उत्पादन, उपभोग, आय व्यय पर प्रभाव है। अब उत्पादन कैसे, आपके देश में मान लो, हमारे देश में हम कृषि प्रधान देश है, गेहूं का ज्यादा उत्पादन हुआ, हम दुनिया में बहुत सारे देश तो हम बेचते हैं। उपभोग, हम दुनिया भर के ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदते हैं, जूता, चप्पल, गाड़ी, घोड़ा, कार, बंगला, हर एक मतलब वट एवर कुछ भी आप कह सकते हो, तो वो हम लाते हैं दुनिया से। ठीक है, आय और व्यय, जब हमारे देश में कोई ब्रांड आता है बिकने के लिए तो उससे इनकम होती है, कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसमें लोगों को नौकरी मिलती है, सरकार को टैक्स मिलता है, तो ये इससे लोगों की आय भी बढ़ती है। व्यय भी हम करते हैं, जब कोई चीज उत्पादित करते हैं तो उस कंपनी से ही तो खरीदते हैं, तो उसको लाभ होता है ना। तो ये सब चीजें, तो ये इस तरीके से पूरी चीजें इंपैक्टेड है। ठीक है, इसमें आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, आयात व निर्यात पर प्रतिबंध नहीं। मतलब कोई भी प्रतिबंध आयात निर्यात पर होता नहीं, पूरे तरीके से चीजें कैसी होती हैं, खुली होती हैं। ठीक है, पूरे तरीके से चीजें कैसी होती हैं, खुली होती हैं, मुक्त होती। क्लियर, चलो अच्छी बात। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, ये बताइएगा जरूर, या पहले सबसे पहले जरूर बताएंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पूरे तरीके से क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक एक चीज क्लियर हो रही होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चलो, अब आपने विकसित अर्थव्यवस्था का नाम सुना होगा, विकासशील अर्थव्यवस्था तो हमने पीछे बता ही दिया, विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है उसको समझ लेते हैं। विकासशील बता दिया है इसलिए विकसित नहीं बताएंगे, विकासशील बता दिया है इसलिए विकसित के साथ नहीं बताएंगे। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे आप पढ़ते हो ना विकसित देश, डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक, अब विकसित अर्थव्यवस्था बहुत सारे विशेषताओं वाली होती है बेसिकली। ठीक है, एक तो ये उदारवादी अर्थव्यवस्था ही बेसिकली विकसित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है,
तो जैसे इसके बहुत सारे देशों के नाम ले ले तो आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं। ये तो मैं सैंपल के तौर पर बता रहा हूं जिनको विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या होती विकसित अर्थव्यवस्था? ठीक है, देखो विकसित अर्थव्यवस्था के बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो इनको समझते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति उच्च आय, ठीक है, निर्यात पर जोर, ठीक है, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की बहुलता, अभी समझाएंगे। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, गरीबी का न्यूनतम स्तर, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बस कम होती है, न्यूनतम स्तर, निम्न बेरोजगारी, स्वास्थ्य पर जोर, नवाचार, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण होते हैं। अब इसको एक एक को समझते हैं। जैसे ठीक है, जैसे उच्च आय कब होगी, प्रति व्यक्ति उच्च आय कब होगी? जब उत्पादन अधिक होगा। भाई फैक्ट्री में आप काम कब करोगे? जब फैक्ट्री लगी हो, उत्पादन उसमें किया जाए, तभी तो नौकरी में रखे जाओगे। उत्पादन नहीं किया जाएगा तो उस फैक्ट्री नहीं लगेगी, और फैक्ट्री नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा, तो आपको कोई नौकरी पर क्यों रखेगा? किसी भी काम के लिए आप मैनेजर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप वर्कर हो सकते हैं। तो और जब आपके पास आय नहीं होगी तो आप खर्च नहीं करोगे। तो उत्पादन जब तभी ज्यादा होता है, यानी कि मशीनें ज्यादा लग रही है, उद्योग ज्यादा लग रहे हैं, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो काम मिल रहा है, आदमी को काम मिल रहा है तो उसकी आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो रही है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? चूंकि नवाचार कर रहे हैं। हमारे देश में जीडीपी का 0.67% खर्च किया जाता है कि नहीं हम टेक्नोलॉजी कैसे लाएं। अमेरिका वगैरह 3-4% अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं कि हम नई तकनीकी कैसे लाएं जिससे उत्पादन हम सरलता से कम दाम पर अच्छे से कर सकें। भाई कम चीजों का उत्पादन होगा। अब सोचो, जैसे मान लो ये मेरे पास ये वीवो का मोबाइल है, ये मैंने कुछ 18-20 हजार रुपए का खरीदा था। अब एक बार इस पे मान लो काफी पैसा रिसर्च में लग गया, लेकिन ये है तो लोहा का टुकड़ा ना। अब उसके बाद मान लो इसकी जो लागत है वो 3,000 रुपए 4,000 रुपए है। अगर वो मार्केटिंग पूरी देख लिया जाए, इतनी की मार्केटिंग कर लो, 8,000 रुपए हो गया। रिटेलर्स के पास 10,000 हो गया, तो 50% उनको बेनिफिट कमा रहे हैं ना वो। और इसे लाखों अरबों फोन बेच रहे हैं, करोड़ों फोन बेच रहे हैं वो। तो ये वाली चीज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, नवाचार का ये फायदा होता है कि नई चीज फिर आपका पेटेंट हो जाएगा, आप ही भौकाल टाइट रखेंगे। और ये जब चीजें होंगी तो निर्यात, हमारे देश में लावा को छोड़ दिया तो सारे मोबाइल के ब्रांड कहाँ हैं? विदेशी हैं। सोचो विदेशी कंपनियों ने कितना पैसा कमा हमारे देश से खींच लिया होगा। तो निर्यात पर जोर है उनका। फिर सेवा क्षेत्र की बोलता, सेवा क्षेत्र में बेटा बहुत चीजें आ जाती हैं। हेल्थ आ जाएगा, टूरिज्म आ जाएगा, मोबाइल इंडस्ट्री आ जाएगी, सब कुछ, फिल्में देखना, हर एक चीज जो हम उपभोग कर सकते हैं सेवा क्षेत्र। शिक्षा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विस सेक्टर है ये। होटल में जाते हो, सर्विस सेक्टर है। मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हो, सर्विस सेक्टर है। मूवी देखने जाते हो, सर्विस सेक्टर है। तो ये सब कुछ सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, हमारे देश में साइंस पढ़ी लिखी महिलाएं मुश्किल से 22-24% है। उनको जो काम भी मिलता है तो एकदम लेबर टाइप का काम मिलता है, सही काम नहीं मिलता है। काम मिल भी गया है तो काम की सही दशाएं नहीं। अमेरिका जैसे देशों में, विकसित देशों में, महिलाओं को काम में बराबर भागीदारी पर जोर है।
महिलाओं को इंडिपेंडेंट रखा जाता है। इसका फायदा उनको ये मिलता है कि वो महिला भी जब काम पर जाएगी, भाई एक जैसे घर में एक पति है, भाई मैंने 50,000 का एग्जाम्पल दिया, महिला भी काम करने जाए और 25 ही 30,000 कमा के लाए, तो पति के खर्चे से खर्च चल गया, पत्नी का पैसा बच गया। लेकिन होता क्या है जनरली कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज को, किसी को किसी से, तो वहां पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारे यहां पर कहेंगे घर के अंदर रहो तुम, बच्चे पालो, ये करो वो करो, उसमें कहां से इकोनॉमी जनरेट हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, तकलीफें रहेंगी वो अलग, है ना। तो ये सारी जो है दिक्कतें भी जो है वहां पर देखने को मिलती हैं। तो वहां पर 50% महिला है, बराबर महिला काम करने जा रही, तो उसकी जो है उससे भी आय सृजित हो रही है। गरीबी का न्यूनतम स्तर, ये नहीं कहेंगे कि गरीबी बिल्कुल नहीं है, लेकिन निम्न गरीबी है। उनके यहाँ प्रति व्यक्ति उपभोग जो दर है वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका, चीन हर मामले में नंबर 1 पहुंच गए, ठीक है। निम्न बेरोजगारी है, बेरोजगारी हमारे देश में उच्च स्तर बेरोजगारी का। अच्छा क्या है, जनसंख्या भी एक पॉइंट यहां लिखा जाएगा, जनसंख्या की कमी। जनसंख्या की कमी हमारे देश में कहेंगे भगवान की देन है। बच्चों को क्या बोला जाता है, भगवान की देन है। अरे भाई भगवान भगवान की देन कुछ नहीं होता। पूरे यूरोप में 80 करोड़ से कम जनसंख्या है, पूरे यूरोप के 27-28 देशों में, और हमारे अकेले देश में 144 करोड़ हैं हम लोग। तो संसाधन जाहिर सी बात है सीमित होंगे, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी, रोजगार का स्तर भी गिर जाएगा, रोजगार उपलब्धता भी कम हो जाएगी, है ना। तो जनसंख्या भी कम है, ठीक है। निम्न बेरोजगारी है और स्वास्थ्य पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। पूरी मेडिकल फैसिलिटीज, पूरी कह सकते हो कि एजुकेशनल फैसिलिटीज फ्री हैं, इतना कुछ है उनके पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर विकसित अर्थव्यवस्था के बिंदुओं में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर, नोट कीजिए एक बार। नोट कीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। तो क्षेत्र को हम कैसे बांटेंगे, गतिविधियों के आधार पर, तो एक बार लिखिएगा गतिविधियों के आधार पर। गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटते हैं। एक क्या है, प्राथमिक क्षेत्र,
फिर द्वितीयक क्षेत्र, फिर क्या आ गया, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, 3 क्षेत्र हो गए अर्थव्यवस्था के। ठीक, अब गतिविधि का मतलब क्या हो गया, जहां पर जैसा काम होगा उसको वैसा नाम दिया जाता है, वही गतिविधि। अब जैसे कोई व्यक्ति काला है तो उसको काला कहा जाएगा, गोरा है गोरा कहा जाएगा, है ना। तो वही वाली चीज हो जाती है इसके अंतर्गत। तो गतिविधि के आधार पर देखा जाता है। ठीक है, 3 होते हैं क्षेत्र, 3 क्षेत्र यहां पर गतिविधि के आधार पर अर्थव्यवस्था के हमें देखने को मिलते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जिसमें प्राथमिक में हम क्या करते हैं, ठीक है, प्राथमिक में हम क्या करते हैं, जो है बात करते हैं कृषि वगैरह के बारे में। चलिए देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल है। क्या क्या इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सब कुछ, कि कृषि का कैसा स्वरूप हो, वानिकी फॉरेस्ट्री, फिर है मत्स्य पालन, मछली पालन, ये सब कुछ इसमें आता है। प्राथमिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, है ना। पशुपालन तो छूट ही गया लिखना, पशुपालन, ये सब कुछ होता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। यानी इसमें कैसे कैसे कह सकते हो कि वह क्षेत्र जिसमें कृषि व संबद्ध क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था में इसका योगदान कितना है, तो अर्थव्यवस्था में यानी कि जीडीपी में योगदान अगर पूछेगा तो जीडीपी में योगदान इस साल का, हर साल इस साल का अपडेट है, 17 से 18% योगदान है जीडीपी में। कितना, 17 से 18% का योगदान अर्थव्यवस्था में। ठीक है, यह है प्राथमिक क्षेत्र जो काम करता है अपने अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, 17 से 18% का योगदान। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र, पूछ लेगा अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक या सेकेंडरी सेक्टर, क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, इसमें कितना परसेंट योगदान है, इसमें जीडीपी में योगदान जो है 28% के आसपास। अच्छा, इसमें क्या क्या हम चीजें करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी चीजें शामिल करते हैं। इसमें हम विनिर्माण के बारे में चीजें बात करते हैं। ठीक, विनिर्माण वगैरह के बारे में बात करते हैं, कि जो जैसे कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम, इसमें विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं, जैसे गैस, विद्युत, है ना,
कपड़ा, रोटी, ये सब बनाना, गैस, विद्युत, कपड़ा निर्माण, मतलब रोड निर्माण, है ना, वो सारी चीजें इसमें शामिल है। अच्छा, अर्थव्यवस्था में एक क्वेश्चन ने पूछ लेता किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लगे हैं, तो ज्यादा इसी में, कृषि में कितने परसेंट लोग लगे, 60% से अधिक जनसंख्या इसी में लगी है। ठीक, सबसे ज्यादा इसका इसमें लगी है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या लगी है। फिर इसमें इसमें फिर इसका आता है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसमें कितनी जनसंख्या लगी, 54% जनसंख्या इसमें लगी, कितने परसेंट लगी, 54%। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जैसे बीमा, व्यापार, बैंकिंग, सामुदायिक सेवाएं, इसमें बीमा, व्यापार, बैंकिंग, सामुदायिक सेवाएं, ठीक है, भंडारण, ये सब कुछ लगा है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ इसमें लगा है। ये कितना परसेंट योगदान देता है अर्थव्यवस्था में, 54%। और इसमें जनसंख्या कितनी लगी है, 10% से कम। सोचो, ये इसमें सबसे ज्यादा ये योगदान करता है, पूछ लेगा प्रश्न कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान करता है, तो एकदम चौड़े से बता दीजिएगा कि सर तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक, जनसंख्या इसमें सबसे कम लगी है, तो सबसे फायदे का यही तरीके से सौदा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलो, अब और कुछ चीजों पर बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, ऐसे पूछ ले कभी। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, यार ये क्या होता है, आर्थिक समृद्धि जैसी चीज क्या होती है। आर्थिक समृद्धि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि ऐसे आप समझिए कि मात्रात्मक होती है, अभी समझाता हूं, लिखिएगा यह मात्रात्मक होती है। मान लो किसी कोई व्यक्ति है, समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति ठेकेदार है या ठेकेदार बन गया, ठीक है, मां मोटी से सोने चेन पहने हैं, बड़ी फॉर्च्यूनर से चल रहा है, डिफेंडर ले आया है गाड़ी में, और जो है महंगी घड़ी पहने हैं, मां ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, बड़ा सा घर बना लिया है 2 करोड़ का, लेकिन बात करते ही उसकी औकात पता चल जाती है, क्योंकि कहीं भी देखेगा पच्चे से थूक देगा, कहीं भी कुछ भी बोल देगा, कैसे बैठना उठना है, नहीं बैठना उठना है वो उसको नहीं पता, है ना, मतलब एटिकेट्स एंड मैनर नहीं पता, पत्नी से
भाई से, मतलब समाज के प्रति उसका बिहेवियर एकदम अलग ही तरीके का है, सड़क छाप है। तो ऐसी चीज को में इसको बोला जाता है कि जो है पैसा तो बहुत आ गया लेकिन कोई क्वालिटेटिव चेंज ऑफ लाइफ नहीं आया। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता, समाज में उठने बैठने से जुड़ी चीजें समझ में नहीं आई अभी इनको, है ना। उन चीजों को इसके साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है आर्थिक समृद्धि। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की नवीनता का सृजन नहीं होता। इसमें आर्थिक आय व लाभ तो अवश्य होता है, परंतु नवीनता का सृजन नहीं होता। मतलब लड़की ने कह दिया कि भैया हमें शहर में पढ़ने जाना है, बोले चुपचाप घर में रहो, 18 साल की हो गई, लड़की ढूंढने लग गए शादी के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये क्या है, नियोजित प्रक्रियाओं का परिणाम है। मतलब खेत बेचा था, शेयर मार्केट में डाल दिया, लाभ हो गया तो ठीक है। तो ये इस चीज से जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है, केवल उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान दिया जाता है, केवल उत्पादन में वृद्धि पर जोर। ठीक है, कि खूब पैसा है, मिल लगा लिया, पेट्रोल टैंक खोल लिया, ऐसी सारी चीजें, सब कुछ है, लेकिन और दूसरी चीजों की अकल और तमीज दोनों नहीं है। तो इसको इसके अंतर्गत इस तरह से जोड़कर देखा जाता है। क्लियर। चलिए दूसरा बात करते हैं आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक विकास क्या होता है, यह होता है गुणात्मक होता है। इसको आप ऐसे समझो, क्वालिटेटिव ऐसे होता है, क्वालिटी कि जीवन में बदलाव लाना, जीवन की गुणवत्ता में, जीवन जीने के तौर तरीके में बदलाव ले आना। ठीक है, फॉर्च्यूनर से चलने से जीवन की गुणवत्ता नहीं बदल जाती, मतलब सही कायदे से देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो है कि आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आपकी भाषा में, बोली में बदलाव आता है। सही लोगों के साथ उठना बैठना, घर में माँ बहन बेटी इन सबको तरीके से बातचीत करना, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, और उनको उनकी जिंदगी के, उनके हक के जो अवसर हैं उन सबको देना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आर्थिक विकास के साथ जो तकनीकी है ना, जो परिवर्तन है उनको भी स्वीकार किया जाता है। आर्थिक विकास के साथ साथ तकनीकी परिवर्तन को शामिल करना। ठीक है, ये चीज होती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। मतलब अगर हम एक देश के लिहाज से इसको देखें तो किसी देश में अगर गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, कम हो गई है, महिलाओं के हक मिल रहे हैं, दलितों के हक उनको मिल रहे हैं, सारी चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, सब व्यवस्था सही है, पूरा ऑर्डर, पूरा सिस्टम सही से काम कर रहा है, तो इसको हम इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें सामाजिक
आर्थिक, सांस्कृतिक तथा गुणात्मक विकास पर, क्वालिटेटिव चेंज, विकास पर जोर, ये सारी चीजें इस पर फोकस करके की जाती है। ठीक है कि हाँ भैया हम जिंदगी में उदार कितने हैं, हम बहुत ज्यादा नृशंस व्यवहार किसी से नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहां पर इसमें फोकस की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें फोकस में आती हैं। चलो अब बात करेंगे आर्थिक विकास के निर्धारक कौन है। फटाफट, आज की पहली क्लास है तो इसमें ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आर्थिक विकास के निर्धारक, क्या है आर्थिक विकास के निर्धारक बेसिकली। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि किन किन से हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हुआ है। ठीक, आर्थिक विकास जैसे किसी देश में तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का स्तर बढ़ जाए, तकनीकी शिक्षा का उच्च स्तर हो जाए, मतलब टेक्निकल नॉलेज ज्यादा लोग प्राप्त करें। आज सोचो, आज देश को जरूरत है कि नहीं, सब आदमी सरकारी नौकरी में शायद ना जा पाए, तो तकनीकी शिक्षा अगर वो प्राप्त करता है तो अपनी जिंदगी तो अच्छे से वो काट लेगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण, अगर सरकार ने ज्यादा से ज्यादा या प्राइवेट सेक्टर ने खुद पूंजी निर्माण, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां बना दी, बड़े बड़े हाईवे बना दिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल बना दिए, तो लोगों की जिंदगी इससे सरल होगी, लोगों की जिंदगी इससे आसान होगी, है ना। विदेशी व्यापार पर जोर, अब हमारे देश में क्या होता है, हर एक चीज हम आयात करते रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम निर्यात करें, तो निर्यात करें भाई, जैसे तुमने कोई चीज उत्पादन करी तो उससे कोई आपको मतलब नहीं ना आपने, लेकिन अगर उसका निर्यात कर दिया तो उससे आपको पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो आप दूसरी चीजें कर सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन भी इंपॉर्टेंट है, जाति वगैरह का नहीं होना चाहिए, है ना। उचित मजदूरी, कोई अगर काम कर रहा है तो उसको उचित उसकी सैलरी होनी चाहिए, उचित लेबर चार्ज उसको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों, का उचित दोहन, मतलब जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है, पानी, है ना, मिट्टी, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इन सब का जो हम यूज है, जो इनकी कंज्यूमिंग है, वो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से करें। जितना हम इनको सिंपल करेंगे, जितना ऑप्टिमम यूज करेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। अगर इनको हम ऑप्टिमम यूज इनका नहीं करते हैं, इनका मैक्सिमम यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो तकलीफ है वो ज्यादा होगी, है ना। तो इससे प्रॉब्लम भी ज्यादा क्रिएट होंगी। तो ये सारी चीजें कैसे क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास के साथ जुड़ सकती हैं। ठीक है, अब आप लैंगिक असमानता में देख लो, गरीबी में देख लो, बेरोजगारी में देख लो, भूख में देख लो,
भारत की स्थिति कितनी खराब है, उस सबको ठीक करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, उस सबको ठीक करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें ठीक होंगी, तब जाकर स्थितियां बेहतर होंगी, नहीं तो जस की तस स्थिति बनी रहेगी। अब एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे कहा जा रहा है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कि इसमें भैया हम इसको कैसे कैसे मापते हैं, इसकी माप हम कैसे करते हैं। तो इसमें तीन चीजें बेसिकली होती है। पहला होता है स्वास्थ्य, दूसरी होती शिक्षा, तीसरा होता है जीवन स्तर। जीवन स्तर, तीन चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, स्वास्थ्य में अगर हम बात करेंगे तो मृत्यु दर और पोषण हो जाएगा, पोषण यानी न्यूट्रिशन मिलना। शिक्षा में अगर हम बात करने चलेंगे तो शिक्षा में स्कूलों में नामांकन और समयावधि। इसको आपको ध्यान ही नहीं रखना, मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं, आपको बस ये याद रखना है, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। स्कूलों में नामांकन, और समयावधि। अभी ये भी बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या हो जाए, टॉयलेट शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, ये स्वच्छता, विद्युत, आवास, स्वच्छता, विद्युत, आवास, पानी, ये सारी चीज। तो देखो स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, ये तीन, बस तीन जो गोले में रखें, तीन चीज याद रखिएगा कि तीन के बेसिस पर देखा जाता है। तो स्वास्थ्य में क्या होता है, मृत्यु दर। भाई अगर व्यक्ति ज्यादा मर रहा है तो क्या, जैसे हमारे देश में टीबी की काफी समस्या है, टीबी की बढ़ती समस्या घातक है कि नहीं है, आप बताइए। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और तमाम बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हो रही, कुपोषण का स्तर अधिक है। तो उसके लिए कहा जाए पोषण, जैसे सरकार ने मिशन पोषण चलाया है, पोषण 2.0 भी चलाया है, मिड डे मील चला रही सरकार, है ना, सरकार के तमाम और जो है जननी योजना करके योजनाएं हैं। तो स्वास्थ्य के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है कि चीजें ठीक हो। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो जो जीवन प्रत्याशा वो कितने साल है, 70 वर्ष। एक व्यक्ति एवरेज 70 साल जीवन जी रहा है हमारे यहाँ मात्र। ठीक, इस शिक्षा, तो इसमें स्कूलों में नामांकन, यानी कि हमारे देश में 100% स्कूलों में नामांकन ही नहीं, केरल वगैरह को छोड़ दिया जाए। तो सरकार उसके लिए ही, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपने पढ़ा होगा मिड डे मील योजना, ये योजना, वो योजना, ऐसी तमाम योजनाएं सरकार लेकर आई जिसे स्कूलों में नामांकन दर को बढ़ाया जाए। ठीक है, और समयावधि तक जुड़े। ठीक, बच्चा ड्रॉप आउट ना करे, क्योंकि वो जैसे थोड़ा बड़ा होता है उसको लेबर, लड़कियां हैं तो घर में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। तो इसके लिए क्या लगाया गया, मिड डे मील, कि यहां इसका दो फायदा होगा, एक तो स्कूल से भागेगी नहीं छोड़कर, समयावधि पढ़ाई कर लेगी, बेसिक बेसिक पढ़ाई। दूसरा है उसका पोषण भी ठीक रहेगा अगर उसको खाना वगैरह मिलेगा तो, है ना, फिर भूखे वजन तो होते नहीं है, तो ये चीज भी ठीक होगी। फिर जीवन स्तर, तो जीवन स्तर के लिए क्या चाहिए, साफ पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चीजें चाहिए, स्वच्छता के लिए चीजें चाहिए, विद्युत चाहिए, घर चाहिए। ये सारी चीजें भी वही चीज जीवन स्तर ठीक करने के लिए चाहिए, आय के स्रोत चाहिए। तो ये तीन चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों चीजें आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने करा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने कहा कि
इसको हम स्टैटिक्स और करंट के हिसाब से देखेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हमने चैप्टर वाइज देखा कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, कल जैसे हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं कवर करेंगे, सतत विकास क्या होता है, इसको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हमने आज कवर कर लिए, है ना। तो ये वाली चीज हो जाएगी। फिर राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, बजट, आर्थिक समीक्षा, बैंकिंग सेक्टर के बारे में, गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं क्या होती हैं, भारत और विश्व के बारे में जो उत्पादन है, इन सबको हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी तो कहा कि ये आइकोनोमिया जो ग्रीक भाषा का शब्द है उससे बना है, जिसमें ये आइकोस का मतलब होता है घरेलू और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, घरेलू प्रबंधन। फिर हमने वही फादर की 50,000 रुपये वाली इनकम से आपको बताया कि घर का खर्च, फीस, फादर का पेट्रोल और उनका जेब खर्च, मेडिकल, ऐसे जो तमाम तरीके की मिसलिनियस चीजें होती हैं वो सब हमने इसमें रखी। तो अर्थशास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, संसाधन सीमित इसलिए। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, उनकी बुक क्या है, रॉबिन्सन, और इन सब की डेफिनेशंस को हम लोगों ने यहाँ समझ लिया। फिर आते हैं अर्थशास्त्र में इनका हम अध्ययन करते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ हम लोगों ने देखा। फिर विकासशील अर्थव्यवस्था भारत की है तो उसके क्या क्या फैक्टर हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात करी। अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं उनको समझा, ठीक। अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ औद्योगिक पिछड़ापन क्यों है, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर जाना। साक्षरता का निम्न स्तर है, सामाजिक जड़ता है, आयात पर बहुत निर्भरता है, सूक्ष्म और बृहद अर्थशास्त्र क्या होते हैं, ये सबको समझा। अर्थव्यवस्था के प्रकार समझे, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था में अंतर समझा, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है वो उसको समझा। फिर विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है उसको समझा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक समझे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्या है, कितना % योगदान है, कितने लोग लगे हैं, ये देखा। द्वितीयक में देखा वही चीज़ तृतीयक में देखा। ये आप याद रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, सामुदायिक सेवाएं, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ शामिल है। फिर आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है। फिर आर्थिक विकास में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आर्थिक विकास को निर्धारित करती हैं, वो चीज़ें सब देखी। फिर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझा। तो फुली आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।